वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 5 नवंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये जानकारी है प्रारंभ 3 के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कोर्स आपके लिए बेहतर है या नहीं है तो आप इसे 7 नवंबर तक एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये ठीक लगता है या आप इसके बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप सिंपली onlyisprarambh@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में है। इतना टेक्निकल नहीं है, नाम पर जाइए। एक वर्ड है मीथेन और दूसरा है प्लेज। प्लेज का मतलब कसम खाना, मतलब हम कुछ प्लेज करने वाले हैं जो कि मीथेन से रिलेटेड होगा। तो क्या ही प्लेज कर लेंगे, यही करेंगे ना कि हम मीथेन को कंट्रोल करेंगे। कॉन्टेक्स्ट यही है कि ग्लोबल मीथेन प्लेज को लॉन्च किया गया। यूनाइटेड नेशंस की COP16 की मीटिंग अभी चल रही है राइट नाउ। ये चल रही है ग्लासगो में, स्कॉटलैंड की। तो जो कॉन्फ्रेंस वहां पे चल रहा है वहीं पर इस प्लेज को ऑर्गेनाइज किया गया। इनिशियली इसे 90 कंट्रीज ने साइन किया था, हालांकि अभी 103 कंट्रीज जो हैं वो इसको साइन कर चुकी हैं। तो जो संख्या है वो बढ़ रही है और भी रेस हो सकता है इस प्लेज को साइन करें। ये जो प्लेज है इसे प्रपोज किया गया था ज्वाइंटली यूएसए और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ताकि हम दुनिया में जो मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में उसे कम कर सकें। इसमें साफ था, इस एग्रीमेंट में यह बात कही गई है कि हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, यानी कि पेड़ों को नहीं काटेंगे। इसके अतिरिक्त एक टारगेट यह रखा गया है कि 2020 को हम बेस लेवल मानेंगे। जितना मीथेन का एमिशन हम 2020 में कर रहे थे इसकी तुलना में 2030 में हम 30% कम एमिशन करेंगे। मतलब यह है कि अगर हम 2020 में 100 यूनिट मीथेन का एमिशन ग्लोबली कर रहे थे तो 2030 में हम इसे घटाकर 70 यूनिट कर देंगे। यह टारगेट रखा गया है इस प्लेज में। फर्दर अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि EU और US समेत 103 देश अभी तक इसे साइन कर चुके हैं। यह संख्या बढ़ भी सकती है। इसमें कुछ बहुत ही बड़े मीथेन एमिटर्स हैं जो शामिल हैं, जैसे कि नाइजीरिया और पाकिस्तान। ये मीथेन का बहुत ज्यादा एमिशन करते हैं, वो भी इसका हिस्सा हैं। सिग्नेटरीज में एक और इंपॉर्टेंट कंट्री ब्राजील भी है जो कि टॉप 5 एमिटर्स में आता है मीथेन के। यहां पर हम देख रहे हैं कि नाइजीरिया, पाकिस्तान, ब्राजील का नाम लिया जा रहा है। कुछ बड़े एमिटर्स चाइना, इंडिया, रशिया का नाम नहीं लिया जा रहा है बिकॉज इन्होंने अभी तक इसे साइन नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया ने तो यह कह दिया कि वो इस प्रकार की किसी भी प्लेज को बैक नहीं करने वाले। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो आप समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन गैस है जो बहुत ही तेजी से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है और ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करता है। अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है अगर हम मीथेन को कंट्रोल कर ले जाएं तो। जो हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाने देंगे, हम ये अचीव कर सकते हैं। एक बढ़िया प्रयास हो सकता है मीथेन को कंट्रोल करना। मीथेन के बारे में हमने इतनी बात कर ली है तो आइए बात करते हैं मीथेन की काबिलियत के बारे में। मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब CO2 के बाद अगर कोई सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस है तो वो मीथेन ही है। वैसे तो मीथेन एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है, खत्म हो जाता है, मतलब कि शॉर्ट लिव्ड है। लेकिन अगर आप देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना ज्यादा पोटेंशियल रखता है अर्थ को वार्म करने का। कम समय तक रहता है लेकिन काम बहुत तेजी से करता है। मतलब इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने की काबिलियत बहुत ज्यादा है। मीथेन जो अर्थ का हीटिंग इफेक्ट है उसमें 20% कॉज करता है। अगर आप सारे ग्रीन हाउस गैस को कंबाइंड कर लें तो अपने आप में ग्रीन हाउस गैस में जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उसका 20% तो अकेले मीथेन ही कवर कर लेता है। यूनाइटेड नेशंस ऐसा कहता है कि 25% ग्लोबल वार्मिंग तो अकेले मीथेन ही कॉज कर रहा है। हम मीथेन का इतना बखान कर रहे हैं कि मीथेन को सोच के, मतलब ये सब सुन के यही लग रहा होगा कि ये उनकी तारीफ हो रही है या फिर बेइज्जती, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में हम उनके बारे में जो बातें कह रहे हैं वो किस दिशा में है। ऑब्वियसली ये मीथेन के नेगेटिव्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को निगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं, हमारे पूरे ग्लोब को इंपैक्ट कर रहे हैं। मीथेन निकलता कहां से है? नेचुरल सोर्स से 40% और ह्यूमन सोर्स से 60%।
मतलब ज्यादा मीथेन हम निकालते हैं। नेचुरल सोर्स का क्या मतलब है? वेटलैंड और ओशन लगातार मीथेन एमिट करते रहते हैं। काउज या अदर बोवाइंस का भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां से भी मीथेन निकलता है, और टर्माइट्स भी अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस में मीथेन निकालते हैं। तो ये तो हो गया नेचुरल सोर्स एटमॉस्फेयर में मीथेन का। दूसरा हो गया ह्यूमन सोर्स। यहां पे ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो सबसे ज्यादा इंसानों की ओर से मीथेन यहां पर एमिट करता है। लैंडफिल्स में जो हम कचरा वगैरह डालते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कोल माइनिंग, जब गंदे पानी को हम ट्रीट करते हैं, या कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मीथेन एमिट होता है। मीथेन एक फ्लेमेबल गैस है, मतलब ज्वलनशील गैस है, जलती है ये, और दुनिया भर में मीथेन को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है, इसलिए ये एटमॉस्फेयर में बड़ी ही आसानी से फैल जाता है। तो मीथेन के बारे में और ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में हमने ये बातें समझी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 के बारे में है। खासी डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल जो मेघालय की है, उन्होंने अनाउंस किया है खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021। चूंकि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम AMTM है, ये 6 शेड्यूल के तहत आते हैं। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहां पे हम बात कर रहे हैं मेघालय की। यहां पर होते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल, जिनके पास वहां की जो जनजातियां हैं, जो लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन है, उस संबंध में पर्याप्त ऑटोनॉमी होती है। अगर वो कोई कानून अपने लिए बनाना चाहते हैं तो वो कोई भी बिल प्रपोज कर सकते हैं। जो बिल उन्होंने प्रपोज किया है उसे कंपल्सरली वहां के लेजिस्लेचर में रखा जाता है और उस पर वोटिंग करवाई जाती है। सिमिलरली मेघालय की जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल है, उन्होंने अपने जो उनका रहन सहन का तरीका है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसमें कुछ बदलाव करने के लिए, जो इनहेरिटेंस है उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए प्रॉपर्टी बिल प्रपोज किया है। अब इसके बाद इसे वहां के लेजिस्लेचर में रख के उस पर वोटिंग करवाई जाएगी। जो प्रपोज्ड बिल है उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि एक माता पिता के जितने भी सिबलिंग हैं, सिबलिंग का मतलब सभी बच्चे, वो मेल हो या फीमेल हो, उनमें पेरेंटल प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है कि जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास रही है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में मेल और फीमेल दोनों को बराबर दर्जा दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसके पहले तक फीमेल्स को राइट नहीं दिया जाता था, जो बराबर दर्जे की बात की जा रही है? सच्चाई तो यह है कि फीमेल को ही दर्जा था, यहां पे मेल्स को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट नहीं था। इस प्रॉपर्टी बिल में जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, यह एक्चुअली में मेल्स के लिए है, फीमेल के लिए नहीं। थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी आप समझ जाएंगे कि जो खासी जनजाति है उनका अपना अलग कल्चर है। फर्दर इस बिल में यह भी कहा गया कि पेरेंट्स अपने विल के जरिए डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं। यहां पर यह भी बात कही गई है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने नॉन खासी स्पाउस से शादी करी है और वो उनके कस्टम और कल्चर को अडॉप्ट भी कर लेता है, तो फिर उसे प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिलेगा। मतलब आप खासी कल्चर को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप पेरेंटल प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते। एक बार अगर यह बिल पास हो जाए तो बहुत पुरानी जो परंपरा चली आ रही है इनहेरिटेंस की खासी ट्राइब में, वो बदल जाएगी, जो कि मैट्रिलिनियल है। वहां का सिस्टम अलग है। अब पुरुषों को अधिकार देने की बात चल रही है, क्योंकि महिलाओं को वहां ऑलरेडी अधिकार है। जो बिल है उसमें मैट्रिलिनी के ऊपर फोकस किया गया है। मैट्रिलिनियल का मतलब होता है मातृवंशीय। मातृवंशी का मतलब यह है कि जो माता का वंश है उसे तवज्जो दी जाती है। मेघालय की 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तीनों ही जनजातियों में जो इनहेरिटेंस का सिस्टम है, मतलब जो प्रॉपर्टी मिलती है माता पिता से बच्चों को, वो मैट्रिलिनियल सिस्टम के माध्यम से जाती है। मैट्रिलिनियल में कई सारी बातें आ जाती हैं। इसमें जो लिनिएज या डिसेंट यानी कि जो वंश होता है वो माता का चलता है। माता का वंश चलने का मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति ने अपना विवाह किया है तो उसके बच्चे जो टाइटल अडॉप्ट करेंगे वो माता का होगा, पिता का नहीं। जैसे सामान्य जो समाज है भारत का, वहां पर पैट्रिलिनियल सिस्टम है या पैट्रियार्की है, तो वहां पे जो पुरुष है उसका सरनेम उसके बच्चों को जाता है, माता का सरनेम नहीं जाता। लेकिन गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब में ऐसा नहीं होता, वहां माता का सरनेम इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर विवाह के बाद जो सामान्य परंपरा है भारत में वो ये है कि जो पुरुष होता है वो अपनी पत्नी को अपने घर लेकर आता है विवाह के उपरांत, शादी के बाद। जबकि गारो, खासी, जयंतिया जनजातियों में ऐसा नहीं होता। यहां पर विवाह करने के बाद जो पुरुष है वो अपनी पत्नी के घर जाता है, यानी कि अपने ससुराल,
और वहीं पर जाकर बस जाता है। जबकि जो महिलाएं होंगी या जो फिर बेटियां होंगी, उनके पति उनके घर पर आएंगे। तो बिल्कुल ऑपोजिट टाइप का सिस्टम है। ऑपोजिट हम कह रहे हैं, उनकी यही प्रथा ही है, वही उनका सिस्टम ही है। अब प्रॉपर्टी का क्या मैकेनिज्म है? जैसे मान लीजिए कि किसी एक सामान्य सा सिस्टम देखते हैं। सपोज करिए कि एक माता पिता हैं, उनके 4 सिबलिंग हैं, मान लीजिए वो भाई बहन, 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। तो 2 बेटों का विवाह हो जाएगा, वो अपने ससुराल चले जाएंगे, मतलब परिवार में 2 बेटियां होंगी और इनके जो पति हैं वो इनके घर पे आके रहेंगे। तो इनमें जो छोटी बेटी होगी, यानी कि जो यंगर सिस्टर होगी, सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी, बड़ी बेटी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और जो यंगर डॉटर होगी, जिसे सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उसे खातदूह कहा जाता है। खातदूह जो भी होंगी वो अपनी सारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी रखेंगी, लेकिन वो उसकी एक तरीके से संरक्षक होंगी। उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होगी। माता पिता जो भी हैं वो उनकी सेवा करेंगी। और अगर परिवार में कोई निराश्रित है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका विवाह नहीं हुआ, या मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि परिवार से किसी व्यक्ति को वापस अपने घर आना पड़ता है, ऐसा महिलाओं के साथ भी हो सकता है, पुरुषों के साथ भी हो सकता है, तो उनका भी ख्याल वही रखेंगे। कुल मिला के वो कस्टोडियन होंगी। लेकिन ये सारी उस प्रॉपर्टी की बात हो रही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जो माता पिता ने प्रॉपर्टी खुद बनाई है वो इसको जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। जो खातदू हैं, अगर उन्हें किसी कंडीशन में प्रॉपर्टी को बेचना पड़ जाए, लाइक कई बार कोई बीमार पड़ गया, कोई बहुत जरूरत आ गई, तो वो मनमाने तरीके से प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती। उन्हें अपने मैटरनल अंकल यानी कि मामा से इसकी लिखित अनुमति लेनी होगी। लेकिन ये सारे नियम केवल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे लगते थे, उस प्रॉपर्टी पर नहीं जो सेल्फ एक्वायर्ड हो। खैर, ये बिल आ जाने के बाद, मतलब कि पास हो जाने के बाद, ये प्रथा बदल जाएगी और अब सभी भाइयों बहनों को एक बराबर हिस्सा प्रॉपर्टी का मिलेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कामेंग रिवर के बारे में है। हाल की स्टडीज में यह पाया गया है कि जो लैंडस्लाइड्स हुई हैं, अर्थक्वेक आया था 3.4 मैग्नीट्यूड का चाइना और इंडिया के बॉर्डर के पास में, उसकी वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से कामेंग रिवर में, अरुणाचल प्रदेश में कई सारी मछलियों की मौत हो गई। तो कामेंग रिवर जो है वो न्यूज में आया। कामेंग जो नदी है वो ब्रह्मपुत्रा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये तवांग डिस्ट्रिक्ट जो ईस्टर्न हिमालय का है वहां पर ओरिजिनेट होती है। ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश का है वहां पर बॉर्डर भी बनाता है। तो देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है, ये है ईस्ट कामेंग और ये है वेस्ट कामेंग। यहां पर जो रिवर आपको ड्रॉ होती हुई दिख रही है, यही है कामेंग, जो यहां पे आके ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है। ठीक है। फर्दर काजीरंगा नेशनल पार्क और पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कामेंग रिवर के पास में ही लोकेटेड है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल Y12704 जो कि एक प्रकार का डिस्ट्रॉयर है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसके बारे में है। इसे नाम दिया गया है विशाखापट्टनम। आपको पता है कि विशाखापट्टनम एक सिटी का नाम है। एक्चुअली में इस सीरीज के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर या जो युद्धपोत हैं वो बनाए जा रहे हैं और उन चारों का ही नाम शहरों के नाम पे रखा जाना है। एक का नाम विशाखापट्टनम होगा जो कि रख दिया गया है, ये तैयार, ये नेवी को मिल गया है। इसके अलावा दूसरे का नाम मोरमुगांव, देन इम्फाल और एक का नाम सूरत होगा। तो शहरों के नाम पर इन युद्धपोतों के नाम रखे जा रहे हैं। 163 मीटर लॉन्ग वॉरशिप है, ये युद्धपोत है जो 30 नॉट की स्पीड से जा सकता है। ये एक स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसका मतलब यह है कि ये मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है किसी एयरक्राफ्ट को, किसी दूसरे वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मतलब ये कैपेबिलिटी इस युद्धपोत विशाखापट्टनम के पास है। इसे बनाया गया है मेजेगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा और अभी ये इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है। इंडिया के पास जो कुछ बहुत ही बड़े डिस्ट्रॉयर्स हैं उनमें से ये एक है। इसे बनाते वक्त 75% इंडिजिनियस कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 15B को 2011 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत हमें प्राइमरली 4 शिप्स बनाने हैं जो डिस्ट्रॉयर मिसाइल्स को लॉन्च करने की क्षमता रखते हों। टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस होगा ये, और वर्तमान में जो भी हमारे पास एडवांस टेक है उसका इस्तेमाल करके हम वेपन सेंसर्स इसमें इंस्टॉल करेंगे। हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है उसे भी लॉन्च कर सकते हैं, और कई सारे सरफेस टू एयर मिसाइल्स को मीडियम रेंज के भी लॉन्च किया जा सकता है। टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंटी सबमरीन इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फर्दर इस युद्धपोत के ऊपर 76 मिलीमीटर का सुपर रैपिड गन माउंट किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके ये अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये तो आपने समझ लिया। रिविजन कर लेते हैं। पहला है ग्लोबल मीथेन प्लेज। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ज्वाइंट एफर्ट है
बिल्कुल गलत है, इंडिया ने तो साइन ही नहीं किया है। इंडिया की जगह पे यहाँ यूएस होना चाहिए। मीथेन लॉन्ग लिव्ड है एटमॉस्फेयर में देन कार्बन डाइऑक्साइड, गलत है। शॉर्ट लिव्ड है, पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन लंबे समय तक टिकता नहीं, लंबे समय तक टिकता है कार्बन डाइऑक्साइड। खासी जयंतियान गारोज मैट्रिलिनियल सिस्टम ऑप्ट करते हैं इनहेरिटेंस का, दैट्स ट्रू। कामिंग रिवर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, गलत है, ब्रह्मपुत्रा की है। तो रिवीजन आपने कर लिया। सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप सिंपली ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करिएगा, 1,21,000 आपको सब्सक्राइबर दिख जाएंगे, उसे ही ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और रिवाइज करिएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।